जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आसाम के गुवाहाटी से एक तस्वीर सामने आती है। वो तस्वीर जो है चुपचाप एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल देती है। अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोरका हिमंत बिस्वा शर्मा के ओथ सेरेमनी में शामिल होना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कट से नहीं थी, बल्कि ये कहना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक एंट्री है उसका क्लियर मैसेज ये नजर आता है। आज जब इंडिया चाइना राइवलरी जो है वो इंडो पैसिफिक से लेकर अरुणाचल बॉर्डर तक इंटेंस होती जा रही है, तब यूएस का आसाम के साथ कमर्शियल टाइज और विन विन पार्टनरशिप की ओपनली बात करना क्या सिर्फ बिजनेस डिप्लोमेसी है, या फिर अमेरिका अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक क्रूशियल जो गेटवे है वो मान रहा है। और सवाल ये एक और है कि क्या अमेरिका को आसाम में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या फिर चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए नया फ्रंट। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया अब सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स का इशू नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर कंपटीशन का बैटलफील्ड बनने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स सामने हैं जो कि क्लियर हैं। इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड 2025 में रिकॉर्ड लेवल पर टच कर चुका है, और साथ ही जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसमें नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना के बीच में आसाम की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। रेयर अर्थ की बात करें, एनर्जी कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर्स और जो सप्लाई चेन पर ग्लोबल रेस जो है वो तेज हो रही है। तो क्या एक ये सिंपल सेरेमनी थी, या फिर अमेरिका ने आसाम के थ्रू जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग ऑफिशियली उसका वो सिग्नल दे रहे हैं? तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या फिर इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अमेरिका को आसाम में अचानक से इतनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्यों, मतलब उनका इतना ज्यादा क्यों आ गया? अंबर जी, अमेरिका इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन आसाम, उसको वेस्ट बंगाल में भी इंटरेस्ट है। अभी अमेरिकन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेचुलेट किया कि आप वेस्ट बंगाल में आपने बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई इंडियन स्टेट को अगर बीजेपी जीतता है तो वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट कांग्रेचुलेट करता है। ये प्रोटोकॉल ही नहीं है। और अब एक तरह से ये अमेरिका दिखाना चाहता है कि वो बंगाल को भारत से अलग मानता है। क्योंकि जनरली आप देखिए कि सरगई गौर क्यों एक स्टेट सीएम के स्वेरिंग इन सेरेमनी में जाएंगे। तो आसाम और वेस्ट बंगाल चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की एक कूटनीति चाल है। और इसके लिए उनको बांग्लादेश के अंदर सेंट मार्टिन बेस चाहिए था, और वहां पर उन्होंने शेख हसीना की तख्ता पलट किया था अगस्त 5, 2024 को। उसके बाद उन्होंने यूनेस्को इंस्टॉल किया, और अब तारिक रहमान है। और तारिक रहमान के साथ आप देखिए कि एक तरह से वहां पर जो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो तारिक रहमान की जो सरकार है उधर भी अभी चीजें चेंज नहीं हुई है। वहां पर भी हुमायूं कबीर है और वहां के रेडिकल्स है, भारत को कंटिन्यूसली एक तरह से धमकी देते जा रहे हैं, थ्रेट देते जा रहे हैं। इसका मतलब आप देख लीजिए कि सिचुएशन वैसे की वैसे ही है, सिर्फ एक तरह से कवर चेंज हुआ है डेमोक्रेसी का नाम का। और मेरा ये मानना है कि अब जो बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार वहां पर एक जो कंटिन्यूसली जो मेजर्स ले रही है, पूरा जो तंत्र है ममता का, जो बांग्लादेश से एक तरह से बांग्लादेश और सीआईए और आईएसआई से कनेक्टेड है, उसके खिलाफ भाजपा सरकार बहुत बड़े कदम लेती हुई नजर आ रही है। और इससे एक तरह से अमेरिकन सीआईए परेशान हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि देखिए, जैसे ही अमित शाह जी ने बोला है कि हम नेक्स्ट 45 डेज के अंदर बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर को फेंसिंग कर देंगे, बहुत ही बड़ा एक पुशबैक आया है। बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आपको कमेंट करने की क्या जरूरत है? आप ये देखिए कि वहां के जो रेडिकल्स है बोलते हैं कि ममता दीदी को कि आप बंगाल को भारत से अलग कर दीजिए, हम 17 करोड़ बांग्लादेशी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीजें ढाका की स्ट्रीट्स में हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी को मारने की बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी को उड़ाने की बात की जा रही है।
बंगाल परेड ग्राउंड के अंदर वहां पर एक्सप्लोसिव लगाने की बात हो रही है। आईएसआई और एलटीटी के ऑपरेटर्स जो है बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान हाई कमीशन में एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी है, और बीजेपी की इलेक्टोरल विक्ट्री एक तरह से भारत की अखंडता को सिक्योर करता है। और वहां पर आप देखिए जो ताबड़तोड़ डिसीजंस जो शुभेंदु अधिकारी सरकार ने लिए हैं, उससे वहां की इकोसिस्टम के अंदर खलबली हो चुकी है। रिक्रूटमेंट स्कैम्स जो हो रहे थे, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम्स, उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया कि सीबीआई को कि आप वहां पर जाके उसकी जांच कर लीजिए। जॉब स्कैम, जॉब रिक्रूटमेंट स्कैम्स जो हो रहा था, माल प्रैक्टिसेस चल रहा था, उन सब के लिए भी टोटल ब्लैंकेट उन्होंने सीबीआई को परमिशन दे दिया है। बोला है कि आप चार्जशीट डालिए, आपको पूरा, आपको एक तरह से पूरा पूर्ण अधिकार मिल चुका है। एक चीज देखिए कि वहां पर जो टीएमसी के मिनिस्टर थे वो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और ये मेरा ये मानना है कि जिस ये सब चीज एक तरह से जो बांग्लादेश का और आईएसआई का तंत्र है, जो हाफ फ्रंट तंत्र है, उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के अंदर आपको जजिया देना पड़ता था, इलीगल टोल टैक्स देना पड़ता था। टीएमसी के जो फंक्शनरीज है वो जो बॉर्डर एरिया के अंदर एक तरह से इलीगल टोल बूथ वो लगा के बैठे थे। नॉर्थ परगना, साउथ परगना, नाम मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, सब जगह उनके जो गुंडे थे वो वहां पर इलीगल टोल्स कलेक्ट करते थे। और बताया जाता है, कल एक वीडियो आया था जिसमें एक लॉरी वाले ने बता रहे थे कि जब उस एरिया से गुजरता है उसको 8,000 रुपीज देना पड़ता था, 8,000 रुपये जस्ट टू क्रॉस। तो ये सब जो चीज होती थी, अल्टीमेटली इससे प्रोडक्ट जो है वो एक तरह से महंगा होता था। और यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा रैकेट है, और इसी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू यहाँ पर जो भारत के अंदर जो बोलते हैं हाफ फ्रंट अपने आप को सस्टेन भी करता था। ये मॉडल ऐसा है जिसके अंदर सरकारी तंत्र से अलग होकर टीएमसी के और जिहादीज जो हैं वो भारत के अंदर जजिया कलेक्ट करते थे और हमारा हाफ फ्रंट को फंड भी करते थे। जितने भी आप समझ लीजिए बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कंटिन्यूसली उनको पाकिस्तान या बांग्लादेश से फंडिंग नहीं आती है, यहां पर ही ये एक तरह से तंत्र बना दिया था। करप्शन हो रहा था, पॉलिटिकल सपोर्ट इनको मिल रहा था, पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिल रहा था, सबको एक सबके खिलाफ एक तरह से शुभेंदु अधिकारी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। ऊपर से उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो काऊ और बफेलो स्लॉटर्स है वो सिर्फ एक तरह से ऑथराइज सेंटर्स में होगा। तो आप ये देखिए, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट एक तरह से जो जितने भी ममता के और टीएमसी के गुंडे हैं और जो इलीगल काम कर रहे थे उनको टास्क पे लेके आ रही है। इनफैक्ट कुछ टीएमसी सांसद तो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ लोग तो शुभेंदु अधिकारी से मिलके भी आए थे कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पुराने जो जितने भी उमेश जी, थोड़ा सा मुद्दे पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है पूरे ही जो ईस्टर्न फ्रंट में भारत के, उस पे थोड़ा सा मैं आपसे वापस लाना चाहूंगा। नहीं, बरोबर है, मैं इसके लिए आपको बता रहा था, ये सब चीज इसके लिए होती है क्योंकि फंडिंग होती है। फंडिंग होने के बाद आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले मैथ्यू वेन डाइक जो है बांग्लादेश के अंदर, कलकत्ता के अंदर पकड़ा गया था 6 यूक्रेनियन नेशनल्स के साथ। उस समय एक कयास लगाए जाते थे कि इसकी जो टिप ऑफ है रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिया था, जिसके कारण जो बंगाल चुनाव के अंदर पॉसिबली ऐसा हो सकता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी और या शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला किया जा सके। और एक और एक चीज देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी का ताजपोशी से पहले उनके पीए को मार दिया गया और इसकी भी जो जांच है सीबीआई को दे दी गई है। अंबर जी, आप ये देखिए कि जिस मोडस ऑपरेंडी में उनको मारा गया, ये एक तरह से लोकल काम नहीं नजर आता, ये कोई एजेंसी का वर्क होता है। और मोस्ट प्रोबेबली इसके जो तार हैं या तो बांग्लादेश में मिलेंगे या नेपाल में मिल सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें आईएसआई और सीआईए का हाथ हो सकता है। ये सब चीज बताया जाता है कि आप एक तरह से सिटिंग सीएम के पीए को मारकर एक धमकी दे रहे हो, एक तरह से उनको बोल रहे हो कि आप ऐसा कोई कार्रवाई मत करिए जिससे इस इकोसिस्टम को आप डिसमेंटल कर रहे हो, तो आपके लिए बिल्कुल। लेकिन अब उमेश जी, अब सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है ईस्ट में हमारे, उससे क्योंकि चाइना भी उस साइड पे है, तो चाइना क्या इस ग्रोइंग जो प्रॉक्सिमिटी है यूएस की आसाम में प्लस जो इन्वॉल्वमेंट है उसको क्या मतलब एक कंसर्न से देख रहा होगा? साथ ही बांग्लादेश और जो म्यांमार क्राइसिस है
और जो आसाम की जियोपॉलिटिकल जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, मतलब इनके पीछे की मैं रीजंस कारण आपसे जानना चाहूँ। अमर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सुपर पावर्स है वो दूसरे की एरिया पर कभी भी एक दूसरे को हार्म नहीं करते। अमेरिका चाइना के अंदर हार्म नहीं करेगा, चाइना अमेरिका के अंदर हार्म नहीं करता है। वो एक न्यूट्रल ग्राउंड ढूंढते हैं जिसमें दोनों के इंटरेस्ट होते हैं। और अब नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, म्यांमार और ये जो एरिया है जो चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है वो एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सीआईए अपनी गतिविधियां उधर बढ़ा रहा है, चाइना उसको रेजिस्ट कर रहा है। और इसी के अंदर कोलैटरल जो डैमेज है उसके अंदर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार सब लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि दोनों चाहते हैं कि आपस में कंपटीशन भी करें और दोनों ये भी नहीं चाहते कि इंडिया एक तरह से ग्रो हो। दोनों एक तरह से डुओपोली बना के रखना चाहते हैं। भारत को एक तरह से वीकन करने के लिए, भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए दोनों ही एक तरह से कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, कंपटीशन भी कर रहे हैं। ये एक तरह से नया खेल चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। जी, अब सवाल ये है कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, क्या भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट को ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने की तैयारी में है? कैसे आप इसको देख रहे हैं जो कुछ नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट्स अमर इकोनॉमिक? जी अमर जी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वहां पे टनल्स बना रही है, ऑल वेदर रोड्स बना रही है, कनेक्टिविटी कर रही है, वहां पर एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं, रेलवे के साथ उसको उसको एक तरह से आप ये देख रहे हैं कनेक्ट किया जा रहा है। सिलीगुड़ी के नीचे एक तरह से अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है। तो ये एक तरह से भारत सरकार एक तरह से प्रतिबद्ध है कि वहां पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड एंड कम्युनिकेशन लाइंस रखना जरूरी है। क्योंकि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो 22 किलोमीटर्स का है, वो बहुत ही एक तरह से नैरो स्ट्रिप है। भारत सरकार वहां पर विशेष ध्यान दे रही है और उधर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स जो ममता दीदी ने ब्लॉक करके रखे थे, लैंड अलोकेट नहीं कर रहे थे या कुछ भी परमिशन नहीं दे रहे थे, अब सारी चीजें वहां पर चालू हो चुकी है। ये भी एक बहुत बड़ा एक तरह से चाइना और अमेरिका, बांग्लादेश, टर्की, पाकिस्तान के मंसूबों पे पानी फेर रहा है। भारत ने हाशिमारा के एयरबेस पे रफाल तैनात कर दिए हैं, S-400 की बैटरी वहां पर तैनात करके रखे हैं। लाल मोनिरहट एयरपोर्ट के जो एक्टिवेट हुआ है बांग्लादेश के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए 3 नए बेसेस, मतलब 3 नए गैरिसन बना दिए हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर। अब देखा जाए तो बांग्लादेश जो है पूरे बीजेपी शासित राज्यों से एक तरह से गिर चुका है। बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, सारे जो बॉर्डर स्टेट्स है सब जगह बीजेपी है। और अगर फ्यूचर में उसने कभी हमला किया तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को तहस नहस करके बांग्लादेश का वापस विघटन भी कर सकते हैं। ये भी भारत सरकार के माइंड में है। और इसी के लिए वहां पर अब चाइना भी एक्टिवेट हो चुका है। चाइना ने भी अपने डेलीगेशन भेजे हैं और अभी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है सैयद मोहसिन रका नजवी, वो भी वहां पर जाके उन्होंने अभी वहां पर इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट भी किया है। और कल रिपोर्ट यहां तक आई है कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी फाइटर पायलट ट्रेनिंग सेंटर वहां पर खुल रहा है और वहां के जो ट्रेनर्स है बांग्लादेश के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे और बांग्लादेश इंटरेस्टेड है JF-17 लेने के लिए। तो ये पूरा जो ताना बाना है वो अब बांग्लादेश के अंदर चाइना और अमेरिका दोनों एक तरह से एक्टिव हो चुके हैं। दोनों चाहते हैं कि भारत को ट्रबल किया जाए। भारत को अगर तोड़ नहीं सके तो वहां पर इतना खर्चा करवा दो, सिक्योरिटी खर्चा करा दो कि डेवलपमेंट ना कर सके। देखिए ये भी एक चाल होती है, उनको मालूम है कि अच्छा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होता है तो भारत का खर्चा कराओ। तो भारत सरकार भी इस इंटेलिजेंटली प्ले कर रही है। भारत सरकार ने वहां पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड, वहां पर जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, वहां पर एक चीज काम हो रहा है इकोनॉमी को भी डेवलप करने के लिए। वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो फ्रूट्स एंड ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है, लॉजिस्टिकल हब बनाया जा रहा है ताकि वहां की इकोनॉमी ग्रो। तो भारत सरकार वहां पर जो है इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट विद इंडिया की प्लान कर रहा है और अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, टर्की सब वहां पर भारत को तोड़ने का प्लान चल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न बॉर्डर हमारा हाईली कंटेस्टेड रहेगा।
इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और मेरा ये मानना है 2-3 साल तक ये चीज चलती रहेगी। और मैंने जितने भी मेजर्स बताए हैं वो एक तरह से ब्रॉडर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक ब्रॉडर प्लान है, ताकि वहां पर जो हाफ फ्रंट का तंत्र है उसको डिसमेंटल किया जाए, उनकी फंडिंग को खत्म किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और इन्फिल्ट्रेशन को रोक के यहाँ पर जो बांग्लादेशी रोहिंग्यास हैं उनको ढूंढ के डिपोर्ट कर दिया जाए। ये एक तरह से मल्टी प्रोन स्ट्रेटेजी की तरफ से ये काम हो रहा है और उसी के हिसाब से पुशबैक्स भी आ रहा है बांग्लादेश से। जी, अब सवाल ये है उमेश जी कि क्या अमेरिका जो है वो चुपचाप भारत के जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका वहां पर प्रेजेंस रखेगा। अमेरिका का वहां पर खुफिया तंत्र एक्टिव है। मणिपुर के अंदर भी आप देखिए कि वो उपद्रव जो मचा रहा है वो अमेरिका ही कर रहा है, क्योंकि मणिपुर के अंदर ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप होती थी जिसको राज्य सरकार ने एक तरह से बैन कर दिया है। ये जो ड्रग्स होते थे वो इनके इकोसिस्टम को फाइनेंस करते थे। और सबसे बड़ा वहां पे प्रॉब्लम यही है कि आप उधर ड्रग्स की आप वहां पर ये मैरिजुआना है या जितने भी बैंड सब्सटेंसेस है उसकी अगर आप परमिशन दे देते हो तो मणिपुर कल सुलझ जाएगा। सीधी बात वही है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। केंद्र सरकार ने वहां पर ड्रग्स की जो फार्मिंग है उसके ऊपर बैन लगा के रखा है। दिस इज द रियल इश्यू। बिल्कुल। और दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें कभी कभी जो सबसे बड़े सिग्नल्स होते हैं वो हेडलाइन से नहीं बल्कि फोटोग्राफ्स में मिलते हैं। गुवाहाटी की हैंडशेक फोटो शायद फ्यूचर की एक बड़ी स्टोरी का ट्रेलर है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ जो दिल्ली है उसकी रीजनल प्रायोरिटी नहीं बल्कि वॉशिंगटन की हम बात करें, बीजिंग और इंडो पैसिफिक पावर पॉलिटिक्स का सेंट्रल चेस बोर्ड बन सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि अमेरिका आसाम में क्या ढूंढ रहा है, जो ईस्टर्न कॉरिडोर है भारत का उसमें आखिर क्या ढूंढ रहा है। असली सवाल ये है कि दुनिया की नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक रेस भारत के नॉर्थ ईस्ट से होकर गुजरने वाली है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। उमेश जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।